आपने एक वाक्य अवश्य सुना होगा, डिवाइड एंड रूल, अर्थात फूट डालो और राज करो। इस नीति का प्रयोग करके अंग्रेजों ने लगभग 200 सालों तक भारत जैसे देश को अपना गुलाम बनाए रखा और भारतीयों को यह एहसास दिलाते रहे कि वो उनसे श्रेष्ठ हैं। अंग्रेज चले गए, लेकिन उनकी विचार और उनकी सोच आज भी जिंदा है। अब सोच रहे होंगे कि टाइटल तो लिपि पर है और मैं आपको क्या बता रहा हूं, कहीं मैं गलत वीडियो पर तो नहीं आ गया। अगर आप ऐसा सोच रहे हैं तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। इस वीडियो में हम उन झूठे दावों का पोल खोलेंगे जिसके कारण लोग अलग अलग गुटों में बदल गए हैं, विशेषकर लिपि को लेकर, और खुद को श्रेष्ठ साबित करने के चक्कर में कुछ भी परोस रहे हैं, विशेषकर ब्राह्मणवादी वर्सेस बौद्धवादी। दोनों स्वयं को श्रेष्ठ साबित करने के चक्कर में एक दूसरे को नीचा दिखाने की कसर नहीं छोड़ते। पूरी कहानी आगे जानेंगे। वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें। नमस्कार, मैं हूं लेखराज और आप देख रहे हो लेखराज आर.के. शो यूट्यूब चैनल। तो चलो वीडियो शुरू करते हैं। हमारे दिमाग में पहला सवाल आता है, लिपि क्या है? लिपि का इतिहास क्या है? लिपि को किसने बनाया? ब्राह्मणों ने या बौद्धों ने या कोई तीसरा व्यक्ति? तो चलो शुरू करते हैं लिपि की परिभाषा से। सरल शब्दों में कहें तो लिपि अर्थात वो सिंबल या प्रतीक जिन्हें प्रयोग करके विभिन्न भाषाओं को लिखते हैं। दूसरे शब्दों में कहें तो किसी भाषा की लेखन शैली या ढंग को लिपि कहते हैं। जैसे हिंदी व संस्कृत भाषा को लिखने के लिए देवनागरी लिपि का प्रयोग किया जाता है। इंग्लिश लिखने के लिए रोमन लिपि का प्रयोग करते हैं। अब जानते हैं लिपि के प्रकार के बारे में। वैज्ञानिकों ने लिपि को अध्ययन की दृष्टि से 4 भागों में बांटा है: चित्रलिपि, भाव संकेत लिपि, वर्णात्मक लिपि और अक्षरात्मक लिपि। बात कर लेते हैं पहले चित्रलिपि की। चित्रलिपि ऐसी लिपि को कहा जाता है जिसमें ध्वनि प्रकट करने वाली अक्षरमाला की बजाय अर्थ प्रकट करने वाले भाव चित्र होते हैं। जैसे मिस्र की लिपि चित्रलिपि है, हड़प्पा सभ्यता की लिपि भी चित्रलिपि है। दूसरी लिपि है भाव संकेत लिपि। यह ऐसी लिपि है जिसके चित्र अपने मूल रूप में नहीं होते, लेकिन इन संकेत चित्रों को देखकर मूल चित्र का उद्बोधन या ज्ञान प्राप्त होता है। जैसे युद्ध में सफेद झंडे का मतलब होता है शांति वार्ता। लाल झंडा अगर आप ट्रेन के सामने दिखाएं तो वो समझ जाते हैं कि आगे खतरा है, यानी कि बिना कहे अपनी भावना व्यक्त कर देना सिर्फ सिंबल या रंग से। हल्दी व सुपारी अगर कोई आपको देता है तो आप समझ जाते हैं कि कोई मांगलिक कार्य का निमंत्रण है। तीसरी आती है वर्णात्मक लिपि। भोलानाथ तिवारी कहते हैं एक ऐसी ध्वन्यात्मक लिपि है जिसमें लिपि चिन्हित ध्वनि की लघुत्तम इकाई को व्यक्त करते हैं। भाषा विज्ञान की दृष्टि से यह आदर्श लिपि है। इसका प्रमुख उदाहरण रोमन लिपि है, ABCD। चौथी है अक्षरात्मक लिपि, जिसमें चिन्ह किसी अक्षर अर्थात वोवेल्स को व्यक्त करते हैं, वर्ण या अल्फाबेट को नहीं। इसका सबसे अच्छा उदाहरण है देवनागरी लिपि
आधा का प्लस आ इंटू का, दो वर्णों से मिलकर का बना है। दोस्तों, दुनिया की सबसे प्राचीन लिपि चित्रलिपि है। मिस्र की चित्रलिपि को पढ़ा जा सका है और यह दुनिया की सबसे प्राचीन लिपि है। अब बात करते हैं भारत की। भारत में लिपि का उद्भव कब हुआ, यह लंबे समय से विवाद का विषय रहा है। यूरोपीय विद्वान जैसे मूलर, मैक्स मूलर, वार्ले आदि 3 से 4 शताब्दी ईसा पूर्व से पहले जाने को तैयार ही नहीं थे, यह मानने को तैयार ही नहीं थे 4वीं शताब्दी ईसा पूर्व से पहले भारत में कोई लिपि थी। लेकिन पहली बार गौरी शंकर हीराचंद ओझा जी ने प्राचीन भारतीय लिपि माला में भारत में लिपि ज्ञान की प्राचीनता को सिद्ध किया। अब यह सिद्ध हो चुका है कि 4000 ईसा पूर्व पहले भारत में सैंधव लिपि थी। वास्तव में सैंधव लिपि विश्व की प्राचीनतम ज्ञात लिपि है, लेकिन इसको आज तक पढ़ा नहीं जा सका। सैंधव लिपि एक चित्रात्मक लिपि है जिसे हड़प्पा लिपि भी कहा जाता है। अनेक विद्वान जैसे राजबली पांडे, सुनीत कुमार चटर्जी, उदय नारायण तिवारी आदि मानते हैं कि सैंधव लिपि से ही ब्राह्मणी लिपि का विकास हुआ है, जो कि वर्णात्मक लिपि का उदाहरण है। अब विवाद शुरू होता है यहां से। ब्राह्मणी लिपि या धम्म लिपि, दोनों एक ही लिपि के दो अलग अलग नाम हैं। ब्राह्मणवादी इसे भगवान ब्रह्मा से विकसित मानते हैं, इसीलिए इसे ब्राह्मणी लिपि कहते हैं, और बौद्ध इसे धम्म लिपि कहते हैं। आखिर सच्चाई क्या है, चलो जानते हैं। ब्राह्मणी लिपि या धम्म लिपि को जानने से पहले आपको यह जानना जरूरी है कि भगवान ब्रह्मा हिंदुओं के धार्मिक ग्रंथ के अनुसार सृष्टि रचनाकार हैं। गौतम बुद्ध एक महात्मा हैं जो ईश्वर को नहीं मानते, वेदों में विश्वास नहीं करते। इनका जन्म लुम्बिनी में 563 ईसा पूर्व हुआ था, जो 80 वर्ष तक जीवित रहे। दोनों बातों को ध्यान में अवश्य रखना, आगे आपको समझने में मदद मिलेगी। ब्राह्मणी लिपि का आविष्कार भगवान ब्रह्मा ने किया था, यह बात पूरी तरह से गलत है, क्योंकि भगवान ब्रह्मा एक पौराणिक किरदार है। इसका हकीकत से कोई वास्ता नहीं और न ही ऐसा कोई साक्ष्य है जिससे यह साबित किया जा सके कि ब्रह्मा जी ने ब्राह्मणी लिपि का आविष्कार किया है। अब बात करते हैं दूसरे पक्ष की। ब्राह्मणी लिपि जिसे धम्म लिपि कहते हैं, जो लोग यह कहते हैं कि धम्म लिपि का आविष्कार बुद्ध के समय हुआ या सम्राट अशोक ने कराया, तो वो लोग कान खोलकर सुन लें। भारतीय पुरातात्विक सर्वेक्षण की ताजा उत्खनन से पता चलता है कि ब्राह्मणी लिपि अर्थात धम्म लिपि का विकास 6वीं शताब्दी ईसा पूर्व में हो चुका था। तमिलनाडु और श्रीलंका में यह 6वीं शताब्दी ईसा पूर्व में विद्यमान थी। महात्मा बुद्ध तो 5वीं सदी ईसा पूर्व के हैं और सम्राट अशोक 304 ईसा पूर्व से 232 ईसा पूर्व तक थे। इससे तो यह स्पष्ट होता है कि ब्राह्मणी लिपि का आविष्कार न तो महात्मा बुद्ध के समय हुआ और न ही सम्राट अशोक ने करवाया। अर्थात भोली भाली मासूम जनता को मूर्ख बनाने वाले, अपने धर्म को ऊंचा दिखाने और वोट की राजनीति करने वाले इसे कभी गौतम बुद्ध से जोड़ते हैं तो कभी भगवान ब्रह्मा जी से, और दो समुदाय को आपस में भिड़ाते रहते हैं। अब चलो हकीकत भी जान लेते हैं। ब्राह्मणी लिपि अर्थात धम्म लिपि, इस लिपि
में 10 स्वर, 34 व्यंजन और एक अनुनासिक चिन्ह है। टोटल 45 वर्ण हैं। इस लिपि के उत्पत्ति में विद्वानों का मत अलग अलग है। मुख्य रूप से 2 मत प्रचलित हैं, स्वदेशी मत और विदेशी मत। ब्राह्मणी लिपि को वर्तमान समय में हमारे समक्ष प्रकट करने का श्रेय अंग्रेज अधिकारी जेम्स प्रिंसिप को जाता है। साल 1837 में जब उन्होंने सर्वप्रथम सांची के स्तूप पर अंकित ब्राह्मणी अक्षरों में दानम शब्द को पढ़ा था तथा इसी शब्द के आधार पर जेम्स प्रिंसिप ने ब्राह्मणी लिपि की वर्णमाला तैयार की थी। ब्राह्मणी लिपि का स्वदेशी उत्पत्ति सिद्धांत। इस सिद्धांत के समर्थक विद्वानों का मानना है कि ब्राह्मणी लिपि भारतीय मूल की है। विश्व की संपूर्ण लिपि जिनकी संख्या लगभग 40 है, पूरी की पूरी 40 लिपियों का आविष्कार का श्रेय अपने अपने देवताओं को दे दिया गया है। जैसे मिस्र की लिपि का आविष्कार का श्रेय थॉथ या आइसिन को दिया जाता है। बेबीलोनिया के लोग नेबो और यहूदी लोग मोसेस, यूनानी लोग हेमर्स आदि पौराणिक व्यक्तियों को देते हैं। इसी प्रकार भारत में भी ब्राह्मणवादियों ने ब्राह्मणी लिपि का श्रेय ब्रह्मा जी को दे दिया है और बौद्धों ने गौतम बुद्ध को देते हैं, ये सम्राट अशोक को देते हैं। यानी कि सभी जगह धर्म के नाम पर झूठ परोसा जाता है अपने अपने स्तर पर। सम्राट अशोक ने अपने शिलालेखों में ब्राह्मणी लिपि को धम्म लिपि कहकर संबोधित किया है। बौद्ध ग्रंथ ललित विस्तार में 64 लिपियों का वर्णन मिलता है जो बुद्ध को पढ़ाई गई थी। इसमें प्रथम नाम ब्राह्मणी लिपि और दूसरा नाम खरोष्टी लिपि का है, जो उस समय की समकालीन लिपियां थीं। भारत में उस समय इकलौती ब्राह्मणी लिपि प्रचलित नहीं थी। इसके अलावा बहुत सारी लिपियां भी प्रचलित थीं। जैन ग्रंथ समवायंग सूत्र में आदिनाथ ने अपनी पुत्री को पढ़ने के लिए जिस लिपि का आविष्कार किया उसे ब्राह्मणी लिपि कहा गया, क्योंकि उनकी पुत्री का नाम बाम्बी था और इसी कारण इस लिपि का नाम पड़ा ब्राह्मणी, ऐसा जैन ग्रंथ कहते हैं। लाइसन और एवर्ट थॉमस ने ब्राह्मणी लिपि की उत्पत्ति का श्रेय द्रविड़ों को दिया है, परंतु इस तर्क को विद्वान इसलिए नहीं मानते क्योंकि द्रविड़ जाति दक्षिण भारत में रहती है और मूल रूप से तमिल भाषा बोलती है, जो कि लगभग 4000 साल पुरानी भाषा है, यानी कि संस्कृत से भी पहले की। भारतीय पुरातत्व विभाग के तात्कालिक महानिर्देशक कलिंगम ने ब्राह्मणी लिपि को चित्रलिपि निर्मित माना है। वो कहते हैं ब्राह्मणी लिपि का आविष्कार भारत में हुआ है, परंतु भारतीयों ने लिपि की योजना मिस्रवासियों से ली होगी। जॉन डाउसन ब्राह्मणी लिपि को भारतीय लिपि मानते हैं। डॉक्टर जगमोहन वर्मा ब्राह्मणी लिपि को वैदिक चित्रलिपि मानते हैं। ब्राह्मणी लिपि के विदेशी सिद्धांत के बारे में भी बात कर लेते हैं। कुछ विद्वान ब्राह्मणी लिपि को विदेशी लिपि से जोड़कर देखते हैं और इसके लिए वो 3 तर्क देते हैं। पहला तर्क है यूनानी उत्पत्ति का सिद्धांत। ब्राह्मणी लिपि की उत्पत्ति के बारे में कुछ यूरोपीय विद्वानों का विचार है कि ब्राह्मणी की उत्पत्ति यूनानी वर्णों से हुई है, जिसमें मूलर, मेनाई, प्रिंसिप और विल्सन जैसे विद्वान प्रमुख हैं। इन्होंने अपने तर्कों के माध्यम से
ब्राह्मणी लिपि को विदेशी लिपि स्वीकार करने पर जोर दिया है कि भारत पर आक्रमण करने के पश्चात यूनानी लोगों का संस्करण होने के पश्चात भारत ने लिपि का ज्ञान सीखा और यह लिपि ज्ञान यूनानियों से प्राप्त था, परंतु यह तर्क कसौटी पर खरा नहीं उतरता क्योंकि सिकंदर के आक्रमण के पूर्व ही यहाँ ब्राह्मणी लिपि विद्यमान थी। एक दूसरा तर्क है कि फोनेशियन व्यापारियों द्वारा यह लिपि भारत में आई, किंतु यह बात भी ज़्यादा प्रामाणिक नहीं प्रतीत होती क्योंकि फोनेशियन लोग भारतीय मूल के ही थे। ऋग्वेद में इन्हें पाड़ी यानी कि भारतीय आदिवासी कहा गया है। दूसरा तर्क है सेमेटिक मूल। सन 1806 में सर विलियम जोन्स ने ब्राह्मणी की उत्पत्ति के सिद्धांत का प्रतिपादन किया। उन्होंने ब्राह्मणी लिपि को सेमेटिक मूल से विकसित लिपि माना है, परंतु विद्वानों का इसमें मतभेद है। इसको विद्वान दो मुख्य विचारों में बांटते हैं, उत्तरी सेमेटिक मूल और दक्षिणी सेमेटिक मूल। उत्तरी सेमेटिक मूल इस बात को सर्वप्रथम व्यक्त करने का श्रेय डॉक्टर बूलर को जाता है। बूलर के अनुसार सीधे प्राचीन उत्तरी सेमेटिक वर्णों से जिनका फोनेशिया से लेकर मेसोपोटामिया तक समान रूप से दिखाई देता है। पॉल गोल्ड स्मिथ का मत है कि ब्राह्मणी लिपि फिनेशियन से निकली। उनके अनुसार फिनेशियन लंका लिपि के वर्ण निकले और उन्हीं वर्णों के अनुसार ब्राह्मणी लिपि का जन्म हुआ। मतलब ये कहना ये चाहते हैं कि फिनेशियन से लंका लिपि निकली जिसे सिंहल लिपि भी कहते हैं और सिंहल लिपि से ब्राह्मणी लिपि का जन्म हुआ। फिनेशियन लोग समुद्री व्यापारी थे जो कि भूमध्य सागरीय एरिया के निवासी थे। ठीक है। वार्ले का मत है कि फिनेशियन से आइसमाइक लिपि और आइसमाइक लिपि से ब्राह्मणी लिपि का जन्म हुआ। अब दक्षिण सेमेटिक तर्क भी देख लेते हैं। टेलर, डीक और कैनन महोदय ब्राह्मणी लिपि की उत्पत्ति को दक्षिण सेमेटिक मूल से मानते हैं, किंतु भारत और भूमध्य सागर के मध्य में अरब सागर स्थित होने के कारण भारत और अरब सागर के संबंधों को माना जा सकता है, किंतु भारत पर इस्लाम आक्रमण से पूर्व भारत और अरब संबंधों की चर्चा स्पष्ट नहीं मिलती। इस प्रकार यह मत भी उचित नहीं मालूम पड़ता। तीसरा, फोनेशियन मूल से उत्पत्ति। ब्राह्मणी लिपि तथा फोनेशियन वर्ण के कुछ अक्षरों में समानता दिखाई देती है, जैसे टा, था, ढा, छा, का और गा वर्णों में थोड़ी समानता है, लेकिन जिस समय ब्राह्मणी लिपि का भारत में विकास हुआ उस समय भारत और फिनीशियन लोगों के बीच कोई संबंध के प्रमाण नहीं मिलते, इसलिए यह तर्क मान्य नहीं है। दोस्तों, उपयुक्त विवरणों से एक बात स्पष्ट होती है कि भारतीयों को लिपि का ज्ञान पहले से ही था। ब्राह्मणी लिपि पूरी तरह से भारतीय लिपि ही है, लेकिन यह भी साथ में स्पष्ट हो जाता है कि इसका निर्माण या आविष्कार भगवान ब्रह्मा या गौतम बुद्ध के अनुयायियों ने नहीं किया। यह एक सतत प्रक्रिया के तहत इसका निर्माण हुआ है, मतलब धर्म के नाम पर अपनी दुकानदारी चलाई जा रही है। ब्राह्मणी लिपि जिस समय प्रचलन में थी उस समय भारत में लगभग 64 लिपियां प्रचलन में थीं। इसका प्रमाण बौद्ध साहित्यों से मिलता है। इस वीडियो में लिपि की बात बताई गई है, न कि भाषा की। लिपि और भाषा दोनों अलग अलग हैं।
प्राचीन भाषा में तमिल, प्राकृत और पाली प्रमुख हैं। संस्कृत 6वीं शताब्दी से 9वीं शताब्दी के मध्य विकसित हुई है। सम्राट अशोक के स्तंभलेख शिलालेख की भाषा पाली है, परंतु लिपि ब्राह्मणी और खरोष्टी है और अशोक ने ब्राह्मणी लिपि को ही धम्म लिपि कहा है। ब्राह्मणी लिपि से ही देवनागरी लिपि का जन्म हुआ, जिससे आज हम हिंदी व संस्कृत लिखते हैं। इसी के साथ साथ भारत में लगभग जितनी लिपियां वर्तमान में प्रचलन में हैं, चाहे वो दक्षिण की हो, पूर्व की हो या पश्चिमी भारत या उत्तरी भारत, ठीक है, भारत की चारों दिशाओं में जितनी भी लिपियां प्रचलित हैं वह सभी की जननी ब्राह्मणी लिपि है। दोस्तों, व्यक्तिगत मेरा मानना यह है कि ब्राह्मणी लिपि का जो जन्म है वह हड़प्पन लिपि यानी कि सैंधव लिपि से हुआ है, क्योंकि अगर ध्यान से आप देखें तो ब्राह्मणी लिपि और सैंधव लिपि दोनों के बीच काफी समानताएं देखी जा सकती हैं। इस वीडियो का उद्देश्य जो था वह किसी की भावना को आघात करना नहीं था, अंधविश्वास को खत्म करके सटीक जानकारी देना था। दोस्तों, वीडियो अगर अच्छी लगी हो तो प्लीज लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें और कमेंट में मुझे जरूर बताएं अगली वीडियो आपको किस पर चाहिए। अपना कीमती वक्त देने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं किसी और वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।